नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था अगस्त में, तो उसका रिजल्ट भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो उसी से संबंधित हमें कुछ बातें हैं जो आज उन पे चर्चा करनी है। एक तो नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिल सकता है, और दूसरा कि अगर किसी शिफ्ट को नुकसान होता है तो कितना नुकसान उसमें हो सकता है। इसके अलावा फीमेल कट ऑफ की कम रहने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हैं जिससे फीमेल कट ऑफ आपकी कम जा सकती है। इन दो तीन बातों पे चर्चा करनी है हमें। शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन से। तो हम सभी को पता है कि आपके 5 दिनों में एग्जाम कराए गए थे, जिसमें कुल मिलाकर आपकी 10 शिफ्ट थी, और 23, 24, 25 इसके बाद में आपको 4 दिन का गैप दिया गया था, और तब जाके आपको फिर 30 और 31 में आपकी 4 शिफ्टें कंप्लीट कराई गई थी। कुल मिलाकर आपकी 10 शिफ्ट थी। अब अगर 10 शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन तो 100% होना है। चाहे 2 शिफ्टें भी हो तब भी नॉर्मलाइजेशन ही होता है। यहाँ तो 10 शिफ्ट है, और अगर 10 है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर कुछ ना कुछ अपना एक खेल करेगा उस चीज को लेकर के। अगर मैं बात करूं 23 में जिन बच्चों का एग्जाम था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें ये सोचने वाली बात है ही नहीं कि हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो डिपार्टमेंट भी, कोई भी आयोग हो, वो सीधा सीधा इस बात को जानता है और बोलता भी है कि जिन बच्चों का एग्जाम सबसे शुरुआत में रहा होगा, तो उनको जो एग्जाम का लेवल है उसको सही नहीं पता रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनर किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो इस चीज के लिए उनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, और सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है भाई। तो 23, 24, 25 जिनके 3 दिनों में लगातार आपके एग्जाम हुए हैं, उनको 30 और 31 की अपेक्षा उस चीज का बेनिफिट रहेगा नॉर्मलाइजेशन में कि वो जो बीच का गैप है 30 और 31 में और 23, 24, 25 में, तो उसमें जो गैप से पहले बच्चों का एग्जाम था उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो बाद में था उनको उनकी अपेक्षा कम बेनिफिट मिलेगा। नंबर कटते नहीं है ज्यादा, लेकिन जिनके कम हैं वो एवरेज लाने के लिए बच्चों का, वो ऊपर उनका नॉर्मलाइजेशन करके वो नंबर जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, इंक्रीज कर दिए जाते हैं। ठीक है भाई। 23 तारीख की मैंने आपको बात बताई। 24 तारीख का भी जो एग्जाम था, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ये सोच लेते हैं, सोचते क्या है, वो सबका माइंड सेट होता है, गलती किसी की भी नहीं होती, वो हर किसी बच्चे का माइंड सेट होता है। उसका कारण ये होता है कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी मैंने कर रखी है, और वो मेरे शिफ्ट में ना आके किसी दूसरे बच्चे की शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ गए, तो मुझे अपनी शिफ्ट टफ लगेगी और सामने वाले की इजी लगेगी, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन में तैयार कर चुका हूँ। वही सामने वाले की शिफ्ट की कंडीशन होती है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनकी हमारी जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और बाई चांस अगर वो हमारी शिफ्ट में नहीं आते और सामने वाले शिफ्ट के वो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता भी है कि सामने वाले की शिफ्ट आसान रही होगी, जबकि वही 19-20 का फर्क रहता है। और जो पैटर्न एग्जामिनर सारी की सारी शिफ्ट का लेके चलता है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं टॉपिक्स से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। टॉपिक्स वही रहते हैं, वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप किसी भी शिफ्ट का एग्जाम आप उठा के देख लेना, जो मैथ है आपका, डीआई के क्वेश्चन है, या आर्थिक क्षेत्र सामाजिकरण के जो जीएस के क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं, वो सब कुछ सेम ही आपको मिलेंगे। उसी टॉपिक से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से। ठीक है। और सामने जो पहले वाली शिफ्ट होती है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो टॉपिक्स कौन कौन से रहे होंगे, तो बाद की शिफ्ट के जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो आप चाहे शुरुआत की शिफ्ट में डाल दीजिए, चाहे बाद की शिफ्ट में डाल दीजिए, वो तब भी इतना ही रहेंगे, तब भी इतनी ही मेहनत करेंगे। लेकिन अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो पहली शिफ्ट से वो अनुमान लगा के, और जो अगर उसकी शिफ्ट, अगर उसका एग्जाम बाद की शिफ्ट में है, तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड सेट अपना बना लेता है कि यहाँ से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से पहले ये टॉपिक्स में क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है भाई। और 23, 24, 25 ये लगातार शिफ्ट हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा इन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा मिलने वाला है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 24 की जो शिफ्ट थी, एक शिफ्ट है शायद फर्स्ट या सेकंड, कि वो सिंपल रही, आसान रही थी। वो आसान नहीं है भाई। ठीक है। 24 की जो सेकंड शिफ्ट है, और 25 की जो सेकंड शिफ्ट है, खासकर 25 की सेकंड शिफ्ट, वो वास्तव में टफ है आपकी। उसमें जो क्वेश्चन थे उनका लेवल वास्तव में ऊपर का था 23 की अपेक्षा। 23 को नॉर्मलाइजेशन 100% मिलेगा, लेकिन 25 को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट इस बेस पे मिलेगा क्योंकि वो जो शिफ्ट थी वो वास्तव में टफ थी। ठीक है।
अब मैं बात करूं तुम्हारी 30 तारीख की, तो भाई 30 तारीख वालों के साथ में जो हुआ है वो मुझे लगता है यूपी पुलिस की हिस्ट्री में एक अलग ही अपना जलवा दिखाया है यूपी पुलिस वालों ने, क्योंकि जितनी नाइंसाफ़ी 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट वालों के साथ में हुई है, मुझे नहीं लगता बाकी किसी भी शिफ्ट वालों के साथ में इतनी नाइंसाफ़ी देखने को हमें मिली होगी। ठीक है भाई। एक बच्चा अगर वो मेहनत करके और अपना एग्ज़ाम हॉल में जा रहा है 30 तारीख का एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके मन में सबसे बड़ा प्रेशर ये रहेगा, सबसे जो बड़ी सोच होगी उसके मन में ये रहेगी कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 4 दिन के गैप के बाद में मिल रहा है मुझे देने को। इसका मतलब जो मेरा नॉर्मलाइजेशन है उसका बेनिफिट मिलने का मुझे बहुत कम चांस है। सबसे पहला दबाव उस बच्चे के मन में ये रहेगा कि मुझे अपनी जो एक्यूरेसी है एग्ज़ाम के अंदर वो 100% लेके चलने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर मैंने गलत कर दिया तो 2 नंबर तो वे गए ही, उसके साथ में 0.5 आपका जो नेगेटिव मार्क हैं वो भी लेके जाएगा। ठीक है। और मुझे अपना जो स्कोर है वो कैसे ना कैसे एवरेज से ऊपर भी रखना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट कम मिलेगा। दूसरा प्रेशर उसके बच्चे के दिमाग में ये रहेगा। अब ये प्रेशर झेलने के बावजूद जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठेगा और उसके सामने लगातार गलत क्वेश्चनों की भरमार आती रहेगी, अब उसको तो पक्का एग्जैक्ट पता नहीं है ना कि ये क्वेश्चन गलत ही है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है और मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम हमें मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, तो वो जो क्वेश्चन है आपका उसमें वो उसका गलत हो गया, उस बच्चे का वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच सकता है कि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो क्या पता डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया हो। 5-6 मिनट अपनी उसमें खराब करने के बाद वो उस क्वेश्चन को छोड़ देता है कि चलो डिपार्टमेंट का ही ये दिया गया होगा, गलत होगा। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में फिर वही हाल होता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, और 7 से 8 क्वेश्चन आपके ऐसे मिल जाते हैं एक ही शिफ्ट में, एक ही पेपर में, जो डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्ट गलत ही दिए गए हैं। तो बच्चा 1 या 2 क्वेश्चन को तो एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के सोच लेगा कि ये गलत शायद होंगे, डिपार्टमेंट ने दिए होंगे, लेकिन जब 7-8 क्वेश्चन लगातार गलत आते हैं ना, तब बच्चे का जो माइंड सेट है वो घूम जाता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में फिर ये चीज आती है कि ये गलती डिपार्टमेंट की नहीं है, ये गलती मेरी ही है, ये क्वेश्चन मेरे से ही सोल्व नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन ठीक है लेकिन मैं ही सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। वहां से प्रेशर आ गया बच्चे के दिमाग में, और क्या हुआ कि एक तो जिन क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था उन क्वेश्चनों में टाइम लग गया। एक मिनट मिलती है और एक क्वेश्चन पे हमने खपा दी 5 से 6 मिनट। 7 से 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही गलत थे, तो मान के चलो 15 से 20 मिनट तो वही पी गए हमारी, वो खत्म हो गए होंगे भाई। ठीक है भाई। दूसरी बात, उसके बाद में जब ये सारा का सारा प्रेशर हो चुका, तब अगर वो अपने अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को सोल्व करता है, जैसे जीएस हो गया या हिंदी हो गई या रीजनिंग हो गई, तब उसका दिमाग वो इतने प्रेशर में आ चुका होगा कि वहां से भी जो क्वेश्चन उसको आते होंगे वहां से भी उसके साथ में गलत होने के चांसेस पूरे बन गए होंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर वो जो सोच के गया था सब कुछ उसका उल्टा हो गया, है ना। वो सोच के गया था कि एवरेज स्कोर बढ़ेगा, एवरेज स्कोर से मैं ऊपर अपने नंबर रखूंगा, और बाहर आया तो पता चला कि एवरेज स्कोर के नजदीक में भी नहीं रहा। ठीक है भाई। इसलिए जो 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं वो 100% अपना ये श्योर मान के चले कि नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। ठीक है। और बेनिफिट भी मिलेगा उस चीज का। जो आपके नंबर गलत थे, जो क्वेश्चन आपके गलत थे उनका तो आपको बढ़ के मिलेंगे ही। मान लीजिए 7 क्वेश्चन गलत है तो वो डायरेक्ट ही सब के सब जितने भी बच्चों के रो मार्क्स रहे होंगे उस शिफ्ट के, वो सब के सब में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो शिफ्ट वैसे भी टफ थी आपकी 30 तारीख की सेकेंड की, तो वहां से भी आपको पूरे चांसेस हैं कि दूसरी शिफ्ट का जो एवरेज है उसके इक्वल लाने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाए। ठीक है भाई। 31 की मैं आपको बोल सकता हूं कि आपकी शिफ्ट जो थी वो इजी रही है। ठीक है। दूसरी शिफ्टों की अपेक्षा 31 की जो शिफ्ट है आपकी वो इजी रही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि उनके बच्चों के नंबर काट लिए जाएंगे तो मेरे हिसाब से कटेंगे नहीं, लेकिन दूसरे शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन देके उनके इक्वल लाने के लिए दूसरी शिफ्ट के बच्चों के जो नंबर हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है भाई। मान लीजिए 31 वालों के 190
नंबर जो है वो एवरेज निकल के आ रहे हैं, और 23 तारीख वालों के 170 नंबर एवरेज निकल के आ रहे हैं, तो उनके इक्वल करने के लिए 23 तारीख को सीधा सीधा वो 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का जो है वो बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो आपकी बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की। अब मैं बात करता हूँ फीमेल कट ऑफ के लेकर कि कारण क्या है कि कम रहनी जो आपकी कट ऑफ है वो कम रहने के चांसेस हैं। कुल मिलाकर फाइनल सिलेक्शन होना है 12,000 लड़कियों का, 12,000, ठीक है। उसकी 3 गुना बुलाई जाएंगी फिजिकल के लिए, यानी 36,000। रनिंग कोई कर नहीं रहा है, ठीक। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 2 ही ऐसे हैं जो रनिंग को लेके सीरियस हैं, बाकी सब इंतजार में ये बैठे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, उसके बाद में फिर हम देखेंगे हमारा नाम ये आया या नहीं आया, और तब हम आगे को अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। तो 36,000 केवल बुलाई जाएंगी, और फाइनल तक 12,000 लेके जानी है। फाइनल यानी फिजिकल के बाद में फिर मेडिकल भी और फिर फाइनल कट ऑफ भी, वहां तक 12,000 लेके जानी है, और कुल बुलाई जाएंगे 36,000। तो अब आप देख लीजिए कि 36,000 जो बुलाई जाएंगी, क्या उसमें कम से कम 20,000 ऐसी होंगी जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगी। सोच के चलिए उस चीज को कि वो फाइनल तक लेके जानी है 12,000, तभी तो 36,000 बुलाई जा रही है। यानी डिपार्टमेंट ये चाहता है कि 15 से 20,000 कम से कम इतनी लड़कियां को हम आगे लेके जाए, ताकि वहां से फिर फाइनल उनकी जो कट ऑफ हो वो डिसाइड हो। यही होता है और यही होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि 36 में से केवल 10 से 12,000 ही बार होनी चाहिए, बाकी सब अपनी फिजिकल क्वालिफाई कर लेने चाहिए, और जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तैयारी कोई कर नहीं रहा है। तो चांसेस क्या है कि आपकी जो सेकंड कट ऑफ है वो लड़कियों की लगनी है। ठीक है भाई, लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी लगने के पूरे चांसेस हैं। मेल कैटेगरी हो चाहे फीमेल कैटेगरी हो, आपके पूरे चांसेस हैं कि आपकी जो सेकंड कट ऑफ है वो लगेगी। क्योंकि जो हम लोग सोच के बैठे हुए हैं और जो हमें दिखाया जा रहा है कि ये तो शिफ्ट इतनी वो सॉरी ये तो 220 जाएगी, 225 जाएगी नॉर्मलाइजेशन से पहले ही, कि अगर किसी के 105 क्वेश्चन ठीक है, किसी के 110 क्वेश्चन ठीक है, तो वो अपना सेफ है, वरना कोई सेफ नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है कि जो 160-70 नंबर वाले हैं वो अपना छोड़ के बैठे हुए हैं कि हमारा तो कुछ होना है नहीं, जबकि कट ऑफ में उनका नाम 100% आएगा फिजिकल के लिए। ठीक है भाई, 1,80,000 बच्चे कम नहीं होते हैं फिजिकल कोल के लिए, ठीक है। और जिसमें से 1,45,000 44,000 आपके मेल कैटेगरी के और बाकी 36,000 आपकी फीमेल कैटेगरी के, तो कहाँ से लाएंगे ये डिपार्टमेंट? कट ऑफ उनको नीचे लेके जानी पड़ेगी, और ऊपर से हम फिजिकल की तैयारी कर नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर दोबारा कट ऑफ लगेगी, फिर और नीचे जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा था फीमेल कट ऑफ की, तो मैं आपको एक मोटा मोटा सा बिल्कुल आंकड़ा बता दूं। 150 के ऊपर जिसके भी हैं, चाहे जनरल हो ओबीसी हो, 150 से ऊपर हैं, वो अपना तैयारी कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास में, 100% आपके फिजिकल के लिए कॉल आएगी। एससी है तो वो 150 से नीचे 130 140 है, वो तैयारी कर लीजिए। एसटी तो खैर मुझे लगता है अगर फीमेल की मैं बात करूं तो 100 105 फाइनल, इससे ऊपर जाती भी नहीं है कभी, क्योंकि मेल की ही आपकी 115 से 120 नंबर फाइनल हो जाती है एसटी की। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 75 क्वेश्चन अगर आपके हैं काट पीट के सही, 100% आपकी आएगी। और मेरे हिसाब से तो ये जो फर्स्ट कट ऑफ है आपकी, उसी में जिसके 150 नंबर बन रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। और अगर वो काम होता है जो मैं आपको बताया है मैंने कि सेकंड कट ऑफ आपकी लगती है, तो फिर 150 से नीचे वाले का भी नंबर है, मान के चलना 140 भी जिसके है ना, उसका भी आपका फिजिकल के लिए उसके भी कॉल आने वाली है फिर। ठीक है, तो दूसरों की वीडियो कौन क्या बोल रहा है वो ठीक है, वो देखना भी चाहिए, लेकिन अपना एक खुद का अनुमान है वो भी रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद यही करूंगा आपसे कि अपना एक खुद का एक माइंडसेट बना के रखें, ताकि अपने खुद के आंकड़ों के आकलन पर उस चीज़ की जो आपकी आगे की प्रोसेस है उसके लिए आप मेहनत कर सकें। ठीक है भाई, और मुझसे जुड़ने के लिए अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी है, तो डायरेक्ट अगर किसी को डीएम करना है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं वहाँ से। और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।